नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत प्रदेश के 4 सीमांत गांव नीति, माणा, मलारी और गूंजी में विकास कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी इस प्रोजेक्ट के प्रति बेहद संजीदा नजर आ रही है। हाल ही में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें निर्देश दिए गए कि जिन जिलों में सीजनल माइग्रेशन होता है उनके जिलाधिकारी एक प्रस्ताव तैयार करें जो केंद्र को भेजा जाएगा। उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। प्लान ये है कि इन 4 वाइब्रेंट विलेज के निवासियों को सीजनल माइग्रेशन वाले स्थानों पर भी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाकर देगी। इस योजना से जो हमारे रिमोट के गांव हैं और विशेष करके सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव हैं, उन गांवों को अत्याधिक सुविधाओं से जोड़ना और वहाँ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और कनेक्टिविटी, आपकी टेलीफोन कनेक्टिविटी के उसमें, ये सारे विषयों को लेकर के ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और ये सब लोग हम करेंगे तो एक तो जो वहाँ का प्लान है वो रुकेगा और ये सारी फैसिलिटीज़ हम देंगे, तो उसके साथ साथ जो उस क्षेत्र में रोजगार के भी होम स्टे जैसे लोग का काम करेंगे, कोई खेती बाड़ी का किस तरह का काम करेंगे, हर्बल की खेती है, बागवानी है, ये तमाम विषयों को लेकर के एक चिंतन और मनन किया गया है और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के धनराशि भी आहरित कर रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स जो है वहाँ के गाँव के लोगों को होगा। उत्तराखंड के सीमांत गांव का विकास करने के लिए सरकार बार बार जो है अपने वचन को दोहरा रही है और कह रही है कि जो प्राइवेट विलेज हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनके विकास पर ध्यान दिया जाएगा। लगभग साल भर से राज्य सरकार ये बात कर रही है और केंद्र की ओर से भी लगातार प्राइवेट विलेज को जो है डेवलप करने के लिए आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के आश्वासन धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। अब फिर से कहा जा रहा है कि 4 प्राइवेट विलेज को जो है मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा, लेकिन जिस सरकार के सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक एक के गांव को जो है मॉडल विलेज के तौर पर विकसित करने के लिए गोद लिया था, आज 9 सालों के बाद भी वो गांव जो है गोद से नहीं उतरे हैं। तो अब सरकार के जुमलों पर कैसे भरोसा किया जाए कि राज्य से लगातार पलायन हो रहा है और प्रतिदिन 270 लोग राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। बड़ी भयावह स्थिति है। सरकार के जो दावे हैं वो हकीकत में बदलने चाहिए। अगर प्राइवेट विलेज का विकास होता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन विकास होना चाहिए, ना केवल बयानबाजी तक रहना चाहिए। उत्तराखंड में 7,791 ग्राम पंचायतें और सरकार कहती है कि 4 गांवों को वाइब्रेंट विलेज बनाएंगे, मात्र 4 गांवों को। और हमारा ये कहना है कि सरकार पहले उन 200 गांवों को देखे जो पूरी तरीके से पलायन की जद में, पहले उनको वाइब्रेंट गांव बनाएं। सैकड़ों गांव घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुके हैं। उन गांवों के पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। सिपन कोट के तमाम लोगों को उनके घर उजाड़ दिए गए हैं, उनको आज तक उनका कोई पुनर्वास नहीं हो पाया है। ऐसे माहौल में मात्र 4 वाइब्रेंट विलेज की बात करना ये केवल प्रचार प्रसार की लालसा है और कुछ नहीं। हमारा कहना है कि अगर सरकार वाकई गंभीर है और गांवों के प्रति संवेदनशील है तो 7,791 ग्राम पंचायतें हैं, तो कम से कम जो घोस्ट विलेज हैं, जो पूरी तरीके से आपदा की जद में आ चुके 200 गांव हैं जिनको पूरी तरीके से विस्थापित करने के लिए बात कही गई है, या सिपन कोट जैसे जो विस्थापित लोग हैं जिनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो सकी है, पहले सरकार को इनके बेहतरीन पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार अपना घर अब देने जा रही है। जो 4 गांव वाइब्रेंट विलेज के तहत चिन्हित किए गए हैं, जहां विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर अब माइग्रेशन जो हो रहा है, सीजनल माइग्रेशन होता है, उसके हिसाब से अब 2 घर दिए जाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ
सचिन गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, यश काला युवा नेता हैं कांग्रेस से, पंकज पेनुरी जी हैं यूकेडी प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी सचिन गुप्ता जी, वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम चल रहा है इस प्रदेश में वो वाकई एक आस की किरण है लोगों के लिए। किस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, पहले तो शॉर्ट में वक्तव्य दीजिए। देखिए, जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूर दराज सीमांत के गांवों को, जहां आज तक अभी भी जो है लोग देश का प्रदेश का अंतिम गांव कहकर वहां पर बड़ा जो है चलचित्र खिंचाया करते थे और जाकर जो है बड़े खुश हुआ करते थे कि हम जो है देश के और प्रदेश के अंतिम सीमा पर खड़े हैं और यहाँ पर अपनी फोटो खिंचा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो है जब उसे संबोधित किया गया कि ये देश का पहला गांव है, प्रदेश का पहला गांव है, तो आप यकीन मानिए कि वहाँ के जो सीमांत के जो गांव वासी थे उनके मन में जो प्रसन्नता खिली कि पहली बार किसी मुखिया ने, पहली बार किसी राजनेता ने जो है यहाँ आकर जो है इसे संबोधित किया कि ये देश का पहला गांव है। वरना अभी तक तो हमें ये लगता था कि हम प्रदेश के देश के अंतिम कोने पे बैठे हैं, अंतिम छोर पे बैठे हैं और हमारा नंबर भी अंतिम में ही आएगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है दूरदृष्टि है और उनके संबोधन में ये साफ झलकता है कि उनका प्रेम दूर दराज के गाँव में कितना है। आज वर्तमान में जिस प्रकार से जो सबसे पहली जो प्राथमिकता दी जा रही है सीमांत के गांव में, वहाँ दी जा रही है कि सड़कें, क्योंकि सड़कें जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता है, कोई भी विकास कार्य वहाँ पर जो है हम चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आज जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सीजनल माइग्रेशन जो यहाँ पर रहता है इसके लिए व्यवस्थाएं बनानी है, तो निश्चित रूप से भी जो है कुछ दिन पहले माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो है दिल्ली में एक बैठक हुई है और उन्होंने निर्देशित भी किया है कि जितने ऐसे सीमांत गांव हैं, जो दूर दराज के गांव हैं, जहां पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर हम ये कहें कि वो अंतिम गांव में हैं कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अंतिम गांव में जो है पलायन को रोका जा सके और उनकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि उनको सारी सहूलियत मिल सके। और सहूलियत के लिए क्या चाहिए, क्योंकि ये क्या है टेम्परेरी, क्योंकि जब सीजन वहां पर होता है तब ये लोग वहां पर रहते हैं और जब सीजन समाप्त होता है और वहां पे बर्फबारी काफी हो जाती है, रहना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लोग पलायन करके थोड़ा सा नीचे अपने गांव में आते हैं। वहां पर इनके पास आवास नहीं होते हैं, वहां पर ये लोग जो है कुछ लोग झोपड़पट्टी में, कुछ लोग किराए की व्यवस्था लेकर या अन्य अन्य व्यवस्थाओं से जो है साधन से रहते हैं। तो सरकार ने उनकी चिंता करी कि ये ऐसा ना हो कि भविष्य में ये व्यवस्था बने कि ये लोग परमानेंटली नीचे शिफ्ट हो जाए, तो इनकी ओर ध्यान रखते हुए जो है इनको दो आवास देने की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है और भी अन्य जो है इनकी सुविधाएं इनको वहां पर मिले, ये पलायन करने से बचे, पलायन करने से रुके, इनके आमदनी के जरिए वहां पर बने, तो और बहुत सारी जो है सुविधाओं के लिए जो है केंद्र सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए उत्तराखंड शासन को कहा है और निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में जो है इन गांवों के विकास के लिए जो है सरकार बहुत और भी ज्यादा जो है उचित कदम उठाएगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है, यश आपका क्या वक्तव्य है, किस तरीके से इस वाइब्रेंट विलेज योजना को देखते हैं और खासतौर पर इस बात को कि अब सीजनल माइग्रेशन के हिसाब से उन लोगों को जो है 2 घर मुहैया कराए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझनी होगी भारतीय जनता पार्टी को कि नामों की उलटफेर करने से कुछ धरातल पर होने नहीं वाला है और इनके जितने भी वादे हैं, जितने भी ये जनता को सपने दिखाते हैं, उन्होंने आखिर पूरे क्या किए हैं? अच्छी योजना हो सकती है अगर इसको धरातल पर उतारा जाए, लेकिन आज तक क्या कुछ हुआ है? मैं आपको कहूं कि अल्मोड़ा का सुदूर गांव है झीपा, वहां पर जब डीएम जा रहे हैं उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मतलब पहली बार उस गांव में कोई डीएम पहुंचा है, तो मतलब ये बहुत गौरव का विषय हुआ करता होगा पहले जब हमारी आजादी को इतना वक्त नहीं हुआ था, लेकिन आज आपकी नाकामी के 9 साल हो चुके हैं। आज तक आप लोग तो कहते थे हम डबल इंजन है, लेकिन आपके डबल इंजन के दौर में अगर कोई डीएम किसी गांव में जा रहा है, वो भी पहली बार, तो उन गांव वालों को ढोल नगाड़े से स्वागत करना पड़ रहा है। ये आपके लिए हर्ष का विषय हो सकता है, लेकिन इस पर बहुत गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। मैं आपको कहूं, आप ही की पार्टी के विधायक है राम सिंह कैड़ा, जिनकी माता जी को गांव में सड़क न मिलने के कारण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते कंडे पर लेकर के जाना पड़ा पूरे पैदल मार्ग पर। आप ही की पार्टी के विधायक है ना भाजपा के, उनके लिए आप कुछ कीजिए, उनके गांव में आप सड़क पहुंचा दीजिए। और मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने तो कुछ वर्ष पहले, लंबे समय से आप लोग जो हैं कहते आ रहे हैं, आपके सांसद जो हैं, आपके तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं, गांव गोद लेने की प्रक्रिया को बड़ा जोर देते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन सा गांव की आपने जो है सूरत बदल दी। क्या वो गांव औरंगाबाद है, गोवर्धनपुर है,
पिथौरागढ़ का जुम्मा गांव है, बागेश्वर का सूपी गांव है, चंपावत का सरली गांव है, अल्मोड़ा जिले का गांव सिनौली है, गांव सरपुड़ा, देवली, भणीग्राम, गोवर्धनपुर, बौन, सूनी, रौलमेल, लामबगड़, बाछम, तेवा, जमालपुर कला, लोहाली, नैनीताल, अटकफाम, देहरादून, जुम्मा, सल्ली, सिकोपुर और ऐसे न जाने कितने नाम हैं। इनमें से किसी एक गांव में क्या प्रोग्रेस हुई है? इन गांव में बच्चों को शिक्षा मिल रही है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो रही हैं और यहाँ पर सड़कें क्या पहुंच रही हैं? आप वो बताइए। आप हमें वैसी सड़कों का आंकड़ा न दीजिए कि भाई हमने जेसीबी खुदवा करके वो ऐसी सड़क बना दी कि जो हर 6 महीने में टूटती रही, अभी ब्लॉकेज होता रहा, अभी होता रहा। आपने स्कूल वहां पर रखे, आपने पहले कोई स्कूल नहीं रखे। कांग्रेस के समय में जितने स्कूल थे, आपने आज वो काम कर दिया कि वहां पर बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं और शिक्षकों को भी आप वहां पर नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। तो आपको चिंतन करना चाहिए और सबसे पहले तो आप वो वाली रिपोर्ट दीजिए भाई, जो आप लोगों ने गांव गोद लिए थे, उन पर आपने क्या किया वो जरूर बताया हमें। ठीक है डॉक्टर पेनुली, आपका क्या वक्तव्य रहेगा इस पूरी योजना में और खास तौर पर ये जो अब नई बैठक में निकल कर आया 2 आवास देने की बात? देखिए, निश्चित तौर पर अगर भाजपा पूरे मन से और पूरे जोर के साथ और नियत के साथ अगर ये काम करती है तो यूकेडी की भी यही रही है कि भैया अंतिम गांव नहीं, वो पहला गांव है और पहला पहाड़ हमारी प्राथमिकता है और पहाड़ का जो लास्ट या पहला गांव जो बॉर्डर से है उसमें अगर प्रायोरिटी सरकार देती है तो हम उसका स्वागत करते हैं और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। दूसरी बात आती है कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा है कि सांसद आदर्श ग्राम में 45 गांव गोद लिए गए थे और 45 गांव में से शायद ही किसी गांव में अभी एक भी गांव डेवलप हो पाया होगा। आयुष आदर्श ग्राम की एक योजना चली थी, शायद वो कहाँ है आयुष आदर्श ग्राम आज की डेट पे पता नहीं है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आता है बीजेपी की बातों को कि प्रधानमंत्री जी ने 2 वादे करे थे। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना और हर किसी को आवास दिलवाना। 2022 तक हर घर में हर व्यक्ति को आवास मुहैया करवाना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो उन्होंने चलाई थी प्रधानमंत्री ने, तो करीब 2 करोड़ घर की बात हुई थी उस टाइम पे, या कुछ ऐसी आंकड़ा है, आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट याद थी, 2 करोड़ के कुछ की बात हुई थी। तो अगर प्रधानमंत्री जी वो दे चुके हैं तो अब कहाँ किसको प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो रही है? बिल्कुल। अगर सांसदों ने गांव गोद लिए हैं तो उनका मॉडल क्या है? दूसरी बात कि सिफन कोड जैसे लोग 3 साल से उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी, तीरथ सिंह रावत जी से भी वो मिले और माननीय धामी जी से भी मिले, गणेश जोशी जी मंत्री होते हुए भी उन लोगों की समस्याओं को खत्म नहीं कर पाए। केवल एक वजह थी कि एक उद्योगपति को वहां पे रोपवे लगाना था। तो यहाँ के जो अंग्रेजों के बसाए हुए लोग थे उन लोगों को उन्होंने बेघर करा और 3 सर्दियां उन्होंने मसूरी जैसी जगह पे 3 सर्दियां उन्होंने बिना छत के निकाली है। तो क्या ये प्राथमिकता नहीं है? क्यों सरकार ने उन्हें 2 बार वादा करने के बाद भी माननीय गणेश जोशी जी ने 2 अक्टूबर को जब मसूरी गोलीकांड की जब वहां पे मनाते हैं साल जब होता है तो उस हत्याकांड का जो शोक मनाते हैं वहां पे, तो वहां पे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने भी और गणेश जोशी जी ने भी दोनों ने वहां पे घोषणा करी थी कि सरकार इनके लिए ये जमीन अलॉट करेगी और उसमें मसूरी नगर पालिका की भी बात हुई थी। ठीक है, सरकार की नियत पे शक है, योजना पे शक नहीं है। अगर आप मध्यकालीन भारत में जाओगे तो एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने जितनी योजनाएं बनाई सारी योजनाएं जो थी A1 थी, क्योंकि उसे साउथ पे राज करना था तो वो राजधानी को ले गया। सोना चांदी महंगा हो रहा था तो सांकेतिक मुद्राएं करी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल खत्म था। उसके मरने पे क्या बोला था बर्नी ने? उसने बोला था कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से वो मिल गया, छूट मिल गई। तो यही सरकार की योजना सही है, योजना पे नहीं, लेकिन सरकार की नियत और क्रियान्वयन कैसे हो इस पे शक है। ठीक है, हरीश मेखुरी जी, सर आपका वक्तव्य लूंगी। जिस तरीके से आप इसको देखते हैं, खास तौर पर ये योजना उन सीमांत क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जहां पर अभी भी विकास की कमियां रही हैं, विकास नहीं हो पाया सही ढंग से। दिव्य दर्शन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है सर, अपना वक्तव्य दें। जी, मैं ये कह रहा था, जो ये गांवों को बसाने का कार्यक्रम है कि नीचे के इलाकों में भी हम इनको गांव
गांव बनाएंगे। तो एक तो मेरी जानकारी में खासकर चमोली, जहां मेरा अपना जनपद भी है, जी। उसमें जो मलारी, माणा और नीति 3 गांव लिए हैं। तो इनके ऑलरेडी निचले क्षेत्रों में अपने आवास हैं। इसमें एक गांव और लिया जाना चाहिए था, गमसाली। वो गमसाली छूट गया है, जबकि वो बड़ा गांव है भूटिया जनजाति का। और एक पाम्पा गांव है, तो वो भी ले लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। नीति और मलारी के बीच करीब इनके 12 गांव और हैं, जिसमें जुम्मा है, गरपक है, द्रोणागिरी है। तो इन गांवों की जनसंख्या भी बड़ी मात्रा में नीचे पलायन करती है, सारे ही पलायन करते हैं। उसका सर्वे हो, उनको आवास दिए जाए तो बड़ा अच्छा कदम है। उसके अलावा गुंजी अभी तक सड़क नहीं पहुंची। उसके अलावा चमोली में भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंची। हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि यहाँ सड़क नहीं पहुंची, वहां सड़क नहीं पहुंची। तो आप में से बहुत सारे मित्र तो सरकार में पार्टनर में भी रहे हैं, सरकार भी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं। तो 70 साल से अभी तक नहीं पहुंची। तो आप भी उतना ही लायबल हैं जितने ये वाले लायबल हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सड़कों को गांव तक पहुंचाने की पहले ही प्लानिंग हो जानी चाहिए थी। और बहुत सारे गांव जो है पलायन ही इसलिए कर रहे हैं कि वहां सड़क नहीं है। ठीक है। और सड़क होती तो पलायन नहीं होता। ठीक है। बहुत सारे गांव में सड़क तब पहुंची जब लोग गांव छोड़ चुके थे। अब मैं पहाड़ चर्चा में में आगे 3 तरह का पलायन है। बिल्कुल, चर्चा में मैं आगे बढ़ूंगी। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर आपने सबके वक्तव्य सुने। यहाँ पर बात सामने आ रही है कि योजना की मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। योजना बहुत अच्छी है, मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, क्रियान्वयन पे सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग घोषणाएं तो बहुत सारी कर देते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है या उसे धरातल पर लागू करने की बात आती है तो वो कहीं नजर नहीं आता। देखिए, विपक्ष का काम है खामियां निकालना, और निश्चित रूप से जो है खामियां निकालते भी हैं वो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से जो है केंद्र में सत्ता में हैं, और उसके बाद 2017 से लगातार जो है उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की गई और उत्तराखंड सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये केंद्र की बातें ना करिए, क्योंकि केंद्र में तो आपके घोटाले की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपके नेता सभी जेल पे बेल पे है, और जहां तक है आपने लगातार जो है देश को जो है लूटने का काम किया, तो उसका जवाब जनता आपको दे रही है। इसलिए ये इस तरीके के वो पोस्टर बनाकर जो है आप अपने मन को बहला सकते हैं। दूसरा जो है, हम सरकार की मंशा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, धामी जी हो, हमारे लगातार ये प्रयास रहा है कि हमारा जो पर्यटन है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो हमारी जो मुख्य आय का साधन है वो पर्यटन है, हमारे जो रोजगार का साधन है वो पर्यटन है, हमारे जो युवाओं को जो रोजगार मिलता है उसका मुख्य साधन पर्यटन है। तो इसलिए उस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोच रखी कि सभी जितने पर्यटक क्षेत्र है जो हमारे 5 धाम है उन सबको जो है सड़कों से जोड़ा जाए, उसको जोड़ने का प्रयास सरकार ने किया है। दूसरी बात में एक बात दिव्यदर्शी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछती, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जा रही है। हमने हाल ही में अभी सुना था कि नगर निगम, पूरे प्रदेश में जितने भी नगर निगम नगर पालिकाएं हैं, कोई भी वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास किसको दिए जाने चाहिए, कितने लोग बेघर हैं, खासतौर पर जो स्लम्स में रह रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं, उसका ब्यौरा दीजिए, उस हिसाब से हम घर बना के देंगे। यहां से एक नाम भी नहीं गया, एक नंबर भी नहीं गया होगा, रिपोर्ट नहीं गई होगी, ये कह दिया गया कि हमारे वहां जरूरत नहीं है। इस हिसाब से वो आवास योजना बंद कर दी गई। नहीं दिव्यदर्शन जी, आपको याद होगा, नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये आपका रिपोर्ट आंकड़ा गलत है कि सरकार ने या नगर निगम ने कहा कि हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। 2017 में ये कार्यक्रम शुरू हो गया था, सबका आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री की तरफ से। और मैं स्वयं, क्योंकि मैं नगर निगम में तब जो है नगर निगम में मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी यमुना कॉलोनी क्षेत्र देहरादून से, तो हमने स्वयं वो फॉर्म भराए और हमने फॉर्म भर के जो है जितने भी जो है पात्र लोग थे उनके सबके फॉर्म वहां पे सबमिट कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्वे था वो 2017 से चालू हो गया था। और आज आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मिला के लगभग जो है 64,000 मकान बनाने प्रस्तावित हुए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा
मकान जो है हम लोगों को सौंप चुके हैं और उससे आधे से ज्यादा जो है वो मकान जो है बनाए गए। डेडलाइन की बात भी मैं जरूर करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। जहां पूरा देश, जहां पूरा देश कोरोना की महामारी झेल रहा था, जहां पूरा देश आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, जहां सबकी इकोनॉमी धराशायी होगी, वहां हमारा देश तब भी प्रगति कर रहा था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हमने 125 करोड़ लोगों को निःशुल्क, हमने जो है हमने 125 करोड़ लोगों को निःशुल्क जो है वैक्सीनेशन करने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज का समय से बनाना जरूरी है। 2 साल तक जो है सभी सिविल कार्य जो है प्रभावित रहे, लेकिन सरकार ने कहीं भी किसी कार्य में कोई कटौती नहीं करी। देरी हुई है, लेकिन अगर 10 साल में 64,000 घर नहीं बन पाए तो 1 लाख 2 लाख घर कब बढ़ेगा? देखिए लगातार आपदाएं हो रही है। रही बात तो लोकतांत्रिक कांग्रेस बचाओ का रखना चाहिए आपको। सर आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को बचाने की आपको जरूरत नहीं है। आज पहलवान बेटियां, कांग्रेस खत्म, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए ध्यान से। आज सुन लीजिए, आप जहां की मत लगाइए। क्या आज आपको नहीं लग रहा कि लोकतंत्र खतरे में है? पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर पर धरना दे रही है, एक तरफ तो कोई राजा फिर राज्याभिषेक का ढोंग कर रहा था और दूसरी तरफ उन पर लाठियां चल रही थी, उन पर पुलिस की बर्बरता हो रही थी। इसको आप नहीं समझेंगे। भाजपा हर वक्त बेटियों पर वार कर रही है, बेटी बचाओ का नारा देने का ढोंग करते हैं, लेकिन आज भाजपा से बेटी बचाने की जरूरत है। आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अरे क्यों ना माने लोकतंत्र। एक मिनट, आप लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, आप दोनों टॉपिक से भटक रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, एक नारा ये हर किसी को बोलना पड़ेगा कि बेटियों से मुंह मोड़ नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़। ठीक है, आराम से सचिन जी, एक मिनट, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। आप दोनों मुद्दे से इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि सचिन जी जो आपने कहा, मेरे सवाल का जवाब वो नहीं था। हम इस बात को मानते हैं जो आप कह रहे हैं, इकोनॉमी की बात अगर आप कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, वो मुद्दा यहाँ पर है ही नहीं। हम उत्तराखंड के लिहाज से बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर केंद्र से प्रस्तावित योजना की बात कर रहे हैं जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज। उसके तहत आप आवास प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। मैंने आपसे सवाल किया, हाल ही में जो प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर मुहैया होने थे उनका क्या हुआ? केंद्र ने साफ मना, आपको स्पष्ट जवाब दिया। मुझे लगता है कि 63,000 मकान प्रस्तावित नहीं, शायद उस समय स्पेशल कार्यक्रम में आप फोन पे जुड़े थे। मुझे याद है कि 18,000 अभी बन रहे हैं। मुझे याद है कि उस दिन स्पेशल कार्यक्रम में आप ही फोन लाइन पे जुड़े थे और ये बात हुई थी कि केंद्र ने साफ मना कर दिया कि डेडलाइन चली गई है। आपके तरफ से बेशक उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप लोगों ने दिए होंगे। आपके अधिकारियों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं गई है, आपके अधिकारियों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं गई। ठीक है, जब हमें आवश्यकता पड़ेगी निश्चित रूप से हम प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन वर्तमान में जो हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार किए गए थे, जो हमारे पास आंकड़ा आया था, उन आंकड़े के अनुसार हम मकान बना रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। और भी आवश्यकता आगे पड़ेगी तो सर्वे करने के बाद जो उनको भी डिलीवर किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास आंकड़ा है उसके अनुरूप जो है प्रदेश की सरकार काम कर रही है और आवाज देने का काम लगातार हो रहा है। ठीक है, आप कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं कि जो कहा जा रहा है 64,000 की अगर बात की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात अगर करें उसके तहत? देखिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज हैं और ये चीज कहने में बिल्कुल अरे जुमले आपने तो कभी प्रयास ही नहीं किया। शांति आपने रखिए। तो एक बार बात सुनने के अलावा कुछ काम नहीं किया। एक बार बात सुन, कम से कम वर्तमान के प्रधानमंत्री देश की जनता के उनका जवाब तो सुन लीजिए सचिन जी, उनका जवाब सुन लेते हैं फिर उसके बाद काउंटर करेंगे बीच में। ठीक है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि ये संसद भवन नहीं है कि यहाँ पर आप जो है आपने बोलना शुरू किया, ये आपकी परंपरा है, हमारी नहीं है। यहाँ पर डिबेट संचालिका बैठी, जब मैं बोला था तो बीच में आपने बोलना। ठीक है, आप अपना, जब मैं बोला आपको था बारी बीच मिल में आपने बोलना। आप लोग बहस करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखिए ठीक है, जब मैं बोला था तो बीच में आपने बोलना शुरू किया, मैंने नहीं बोलना शुरू किया। आप बात पूरी करिए प्लीज। देखिए दिव्यदर्शनी जी, मैं आज की मांग है, मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है। क्योंकि जब उन्होंने पहलवान बेटियों को नहीं बख्शा, जिन बेटियों ने गौरव दिलाया, तिरंगे को मान दिलाया, सम्मान दिलाया विदेशी फोरम पर, उनके आगे पीछे घुमा करते थे फोटो खिंचवाने के लिए, ये क्लेम करने की कोशिश करते थे कि वो उनसे कितना प्रभावित है, बेटियां नरेंद्र मोदी जी से, ये कहते थे कि तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो। लेकिन आज परिवार की बेटियों को सड़क पर, वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपको लगता नहीं क्या? मुद्दा है, लेकिन इस डिबेट के रेलेवेंट नहीं है। इसको भी आपको देना चाहिए। बिल्कुल वो रेलेवेंट मुद्दा है, पर इस डिबेट के लिए रेलेवेंट नहीं है। नहीं, 28 मई को सुन लीजिए, ये जरूरत है आज की। 28 मई को जिस तरह से लगातार आप लोगों ने जो है विपक्ष को दमन करते हुए अपनी
जिद आप पर अड़े अपनी रहे। बात पे पूरी करें यश। मेरा ये कहना है आवास योजना की यहाँ पर बात हो रही है, उस मुद्दे पर रहते हैं। जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो रेलेवेंट है, पर इस डिबेट के लिए रेलेवेंट नहीं है इस वक्त। पर जरूरत है आज की। बिल्कुल जरूरत होगी, लेकिन अभी डिबेट में जो आपसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि आपको लगता है जो सचिन जी ने अभी बोला उससे, उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि इन लोगों की भाजपा से कुछ उम्मीद भी अब क्या करने, क्योंकि भाजपा अरे वाले आंकड़े बताइए अरे ना, भैया रुक ऐसे जाइए, थोड़ी ना डिबेट मैं होती बता है। रहा हूँ, ऐसे मैं डिबेट बता रहा हूँ में आंकड़े विश्वास क्या है। है। जनता देख रही है। आपके जनता ने 2022 में दोबारा दिया हमें मैंडेट, विश्वास के आधार पे दिया है। जनता ने विकास के आधार पे दिया है। नरेंद्र मोदी जी धामी जी पे विश्वास करके जनता ने 2022 में मैंडेट दिया है। आपके खोखले बातों पे नहीं दिया है, आपके भ्रष्टाचारी चेहरे पे नहीं दिया है, आपकी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पे नहीं वोट दिया है। जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, और इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जनता का बड़ा है। ठीक है, फिर आप लोगों की बहस खत्म हो गई। ठीक है, चलिए आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप लोगों का फिर शुरू हो गया ना? बिल्कुल नहीं, आप लोगों का फिर आरोप प्रत्यारोप इस तरीके की बातें आप ज्यादा आप लोग अपनी बातें क्लियर नहीं कर पाते, उससे पहले आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। बहुत कुछ है झांकने के लिए। बिल्कुल, हम जनता जो ये डिबेट देख रही है वो साफ तौर पर जानती है किसको नकारा गया है, किसको वोट दिया गया है, किस बेसिस पे वोट दिया गया है। अब बात यहाँ पर ये उठती है कि जिस मुद्दे पर हम सवाल उठा रहे हैं उन मुद्दों का साफ साफ जवाब दिया जाए तो शायद तो बात समझने मेरे में नेता आसानी के लिए, होती है। मेरे नहीं, आज वो पूरे विश्व के नेता, उनके लिए मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं, करें। हमारे आप अभी प्रधानमंत्री इतने बड़े स्तर के प्रवक्ता नहीं हुए हैं कि जिस तरीके से आप एक मिनट, अमर्यादित भाषा का आप प्रयोग लोगों करें। का काम है। और अगर मैं लोकतंत्र बोलूंगा की लोकतंत्र की बात आप करोगे एक शांत हो तो जाइए, आपने शांत। किस तरीके से जो बचाओ है लोकतंत्र देश को को। अपमानित करने का नहीं, नहीं, कार्य बेनू जी, है। ना मोड़ मैं बचकर जानता हूं मोदी कांग्रेस चुप्पी के तोड़। प्रवक्ता हैं। कहता हूं मैं खुले आप मन बहुत से अच्छी जो आराम करना से, है आराम से, कीजिए। आराम मैं से। कह रहा हूं पहलवान बेटियों को न्याय दो, ठीक है, न्याय दो आपने तुम लोग। ठीक है, ठीक है, आप आप दो- आपने क्या किया इसके अंदर, अभी तो आज आपने बता दिया कुछ। यार एक मिनट आप दोनों को शांत करो। नहीं, आज का मुद्दा पहलवानों का नहीं है। एक मिनट आप दोनों को, एक मिनट। ठीक है, आज का ना मुद्दा बेटियों पर है ना पहलवानों पर है। आज का मुद्दा उत्तराखंड में चल रही वाइब्रेंट विलेज योजना पे आप दोनों आरोप उत्तराखंड में भी वही हाल है। आप आरोप प्रत्यारोप करना बंद करिए। एक मिनट, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप करना बंद करिए। होता है। अरे भैया वो बता दीजिए आंकड़ा। जवाब जो दीजिए बोझ ना, लिए एक थे गांव उस पर मिनट। जवाब दीजिए। बहस करने के बजाय आंकड़े दे दीजिए। कांग्रेस अरे हो गई है। भैया आप ये पेनू बताइए लीजिए, आप आपने जो अपनी गांव बात गोद लिए थे उस रखिए पर क्या प्लीज। कहना है आपको? ठीक है, एक मिनट। जिस तरीके से यहाँ पे हमेशा देखा गया है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, जब सवाल किसी से भी किया जाता है तो काउंटर में सिर्फ आरोप मिलते हैं कि आपने अपने समय पे क्या किया और आपको क्यों जनता ने नकार दिया या आपको क्यों सत्ता में बैठाया है। क्या जनता यही देखना चाहती है कि जो विकास के कोई भी विकास का काम हो, कोई भी डिस्कशन हो, उसमें पुराने कार्यकाल या नया कार्यकाल सामने आ जाता है? देखिए दिव्या जी, इसमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी ये है कि ना कांग्रेस को कांग्रेस का इतिहास पता है, ना बीजेपी को बीजेपी का इतिहास पता है। अगर यही प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये इंदिरा गांधी से पहले भी टाइम में था। और जो जवाहर रोजगार योजना ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और इंदिरा आवास आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो तब से ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार योजना, ये सारी चीजें आ रही हैं। अगर अपने मुद्दों को, अपनी चीजों को अगर आप जो है स्टडी करके, इनलाइटमेंट करके आए तो बीजेपी और कांग्रेस के अच्छे ज्यादा काउंटर्स हो सकते हैं। बट आजकल एक फैशन हो गया है नेशनल पार्टीज में और सारे डिबेट्स में कि चिल्लम चट्टी करो, एयर टाइम के किल करो। कंस्ट्रक्टिव बहस अगर आपको करनी है तो कंस्ट्रक्टिव बहस के लिए आपको होमवर्क करके आना पड़ेगा। ठीक है, अब बात रही इस आवास योजना की, जो यहाँ पे आवास योजना की बात हो रही है, तो आवास योजना में 64,000 घर की बात हुई। ठीक है, 64,000 घर की बात हुई 2017 में, और कोरोना आया 2020 में। ठीक है, 3 साल के ड्यूरेशन में सरकार ने कितने घर बनाए? और क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ के ऊपर की आबादी जिस प्रदेश की है वहां पे केवल 64,000 घरों की जरूरत होगी? गुप्ता जी बोल रहे थे हमने फ्री के कोरोना के वैक्सीन दिलवाई, ये दिलवाए, वो दिलवाए, नो डाउट सही है। लेकिन उनको साथ में ये भी बोलना चाहिए कि पेट्रोल 70 का था, गैस का सिलेंडर 400 रुपए में आता था। कांग्रेस के टाइम पर ये भी बोलिए यार, उससे पहले कांग्रेस ही थी। नहीं तो आप उससे पहले कांग्रेस ही थी। अरे आप जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को नकार रहे हैं, तो थोड़ा जब आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के काम को गिनवा रहे हैं, तो बोलिए। यही कांग्रेस की कमी है कि जो बोलते हैं
कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ इंटरप्रेट नहीं, करते नहीं, हैं। तो मैंने गिन इंदिरा गिनवाइए आवास की बात करी, कहिए मैंने ना। जवाहर रोजगार नहीं, की तो बात आप कह रहे हैं कि करी। वो फ्लोर अब पर पढ़ उतरे के नहीं। आइए पहले आप कांग्रेस कह का रहे हैं कि वो इतिहास, फ्लोर पर उतरे नहीं। पहले पढ़ के जबरदस्ती आइए। पढ़े लिखे मुझे आप नहीं लग रहे और अलग अरे नहीं पढ़ लग के रहे। आओ यार आप पहले पढ़े योजना नहीं कांग्रेस हैं। की, आपको देखकर लग रहा है आप कांग्रेस पढ़ की करके योजना आई हैं। पढ़ के आओ। अगर अरे नहीं आप पता है तो पढ़िए जरा, कांग्रेस का यूकेडी ने मैं क्या बता कर दूंगा दिया? तुम्हें कांग्रेस यूकेडी ने की। क्या कर दिया? अगर यूकेडी यूकेडी ने का राज्य एक बनाया, विधायक- आज जो तुम यहाँ पे बस, बैठे हो ना, जबरदस्ती ठीक है, जबरदस्ती ठीक है, मतलब बात आप लोगों को नहीं तो एक था। रोग लग चुका है। बात आप यहाँ लोगों ने पर ठप्पा एक लगा मिनट, दिया है कि फिर मैं उत्तराखंड आप में दोनों तो को- आप एक ये- मिनट, अरे एक आप मिनट, चुनकर एक क्यों नहीं आ मिनट, रहे? एक आप मिनट, सरकार आप लोगों को- क्यों नहीं बन यस, रही? एक प्रदेश मिनट, की एनडी जनता तिवारी आपके की तरह नहीं योगदान को बोला क्यों था नहीं कि समझ रही है? हमारी लाश आप पे बताइए। बनेगा। ठीक नहीं, है, नहीं, नहीं, एक नहीं, मिनट, आपको की तरह नहीं बोलता था, आपको मेरी प्रदेश लाश की पे जनता बनेगा। चुन नहीं रही है। करप्शन आप पे पर डूबी इतना हुई विश्वास पार्टी क्यों नहीं जनता है। को? एक मिनट, एक आप विधायक पे है डूबी हुई आपका, पार्टी एक नहीं है। पार्षद है आपका, एक मिनट, आप दोनों को मैं इसलिए पार्षद है रोकूंगी, ठीक है? उत्तराखंड क्रांति दल एक का। अबे मिनट। जब कांग्रेस अरे बनी बताइए हुई थी पार्षद है या नहीं है? 1990 ठीक में है, मुझे ठीक है, लगा ठीक था। है। अरे चुनावों में नकार एक दिया मिनट, आप दोनों को कुर्सी चुप तक करो, रही एक नहीं है मिनट। आपके पास। यस, एक मिनट अरे शांत हो राहुल जाइए। गांधी तो अरे खत्म हो कुर्सी गया। रही है ठीक है, आपके ठीक पास, है। बताइए। आप दोनों को राहुल शांत गांधी करो, के नाम नहीं। के सामने आप क्या है? दोनों- बात कर रहे हो। नाखून के छिलके बराबर भी अरे नहीं प्लीज, है प्लीज। राहुल गांधी के। आप लोगों की इंदिरा गांधी को अरे जमानत आप जब लोगों हुई की थी, किसी देखा वॉल्यूम नहीं? डाउन कर दीजिए, एक मिनट, इंदिरा एक गांधी मिनट। की जमानत जब एक हुई मिनट। थी, जिसके नाम से दोबारा यार शायद कांग्रेस मुझे- के प्रवक्ता को अगर नहीं पता है डिबेट करना, नहीं बिल्कुल, आता ठीक है, डिबेट ठीक करना, है। तो चैनल पे मत ठीक बुलाया है, करिए। ठीक है, ठीक है। आप दोनों इस तरीके से एक नहीं मिनट, होता है। यस प्लीज, आप दोनों शांत हो जाए। मुझे शायद दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा अपना टॉपिक, क्योंकि ये बात यूकेडी, बीजेपी और कांग्रेस का की नहीं प्रवक्ता हर बार है। चेंज करते ये हैं टॉपिक सिर्फ को। ये चाहे सिर्फ और बीजेपी सिर्फ- बोले, चाहे यूकेडी बोले, चाहे कोई पत्रकार बोले, तो कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं है। डिबेट की अगर कांग्रेस मर्यादा के प्रवक्ता को चाहिए। नॉलेज नहीं है तो कांग्रेस ठीक के है, एक प्रवक्ता मिनट, को नहीं एक आना मिनट। चाहिए। एक मिनट, ठीक है। आप लोग अपना टाइम लूज कर रहे हैं, आप लोग अपना टाइम लूज कर रहे सत्ता हैं। के नहीं, गलियारों में ऐसे जीव डिबेट दुराकर नहीं होगी, करके सर। आज ये प्रवक्ता को लोग डिबेट ठीक है, करनी प्लीज। नहीं आती यस, है, एक मिनट, कांग्रेस के शांत हो प्रवक्ता को जाइए। मत ठीक है, बुलाया करिए। शांत हो अरे जाइए। बुलाए ना कांग्रेस आप- के ठीक है, एक परिपक्व मिनट। प्रवक्ता को बुलाइए। प्लीज, एक बताया, मिनट, एक जिनको मिनट, एक पता ना हो मिनट। कांग्रेस का तथ्य, ऐसे प्रवक्ता को मत बुलाइए। ठीक है, ठीक है। कड़े जवाब आप- मिलेंगे चाहे एक मिनट, एक चाहे मिनट। बीजेपी डिबेट बोले, ऐसी चाहे नहीं यूकेडी होगी। बोले, चाहे पत्रकार प्लीज बोले, वॉल्यूम चाहे डाउन आप कर बोले, दीजिए, हर बार वॉल्यूम उनको डाउन डिस्टर्ब कर करना दीजिए। है। वॉल्यूम ऐसे नहीं जाएगी आप लोगों की, किसी को सुनाई नहीं देता आप लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोग बहस में आधा समय अपना वेस्ट कर देते हैं। जब बोलने का मौका दिया जाता है फिर आप लोग कहते हैं हमें बोलने का मौका हमें नहीं मिला। बहरहाल आगे बढ़ूंगी। मैखुरी जी, यहाँ पर तो वाद विवाद चलता रहेगा, लेकिन जो आपने बातें कही हैं कि कई ऐसे गांव हैं जहां अब भी सड़कों की जरूरत है, कई ऐसे गांव हैं जिनके पास अपने घर मौजूद हैं। मुझे टाइम दे देना, मेरी पूरी बात हुई नहीं। बिल्कुल, मैं बहस पे खत्म हो गया था, मैं आपके पास आऊंगी, दोबारा आऊंगी। मैखुरी जी प्लीज जवाब दीजिए इस बात का कि और कौन सी कमियां हैं जो शायद वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम के तहत पूरी की जा सकती हैं। और मैं तो देवेंद्र सिंह जी यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो पूरी प्लानिंग ही ये होनी चाहिए थी कि पहाड़ का हर गांव मोटर सड़क से जुड़े, हर हैमलेट विलेज मोटर सड़क से जुड़े। अब जहां तक वाइब्रेंट विलेज की बात है तो इसमें भी वही सबसे पहले यही था कि वो हमारे सीमावर्ती गांव हैं, सीमा के जो हमारे गांव हैं वो देश के ही प्रहरी हैं। सबसे पहले सूचना वही देते हैं कि क्या गतिविधि चल रही है, संदिग्ध कोई गतिविधि तो नहीं चल रही सीमाओं पर। तो और दूसरा वो हमारे निःशुल्क प्रहरी हैं, तो उनको जितनी सुविधा सरकार दे सकती है वो देनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि नीति घाटी में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, सिर्फ 3 गांव नहीं है, वहाँ करीब 18-20 गांव हैं जो सीमाओं पर हैं। तो अगर उन सभी के लिए निचले क्षेत्रों में जो गरीब गुरबा वहाँ के हैं उनके आवास नहीं है तो उनकी व्यवस्था निचले गाँवों में होनी ही चाहिए। 1962 में युद्ध में जो है जो इनके अपने चरागाह थे वो सैन्य छावनियों के लिए और अन्य कार्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने एक्वायर कर लिए। आज तक उसके बदले उनको निचले क्षेत्रों में आवास या जगह नहीं दी गई। तो पशुपालन उनका मेन उद्योग था, वो चौपट हो गया, उसके बदले उनका उद्योग रिप्लेस नहीं किया गया। तो वो भी संकट है। आज सीमा के गांव इसीलिए खाली हो गए क्योंकि न वहाँ सुविधा बची, न उनका वहाँ उद्योग बचे, न जो उनका ऊनी कारोबार था पुराना वो बचा। कुछ वो लोग अपनी जड़ी बूटियों का कार्य करते थे, उस पे ज्यादातर पे प्रतिबंध लग गए, तमाम तरह के नियम कानून आयत हो गए। तो इस कारण भी थोड़ा सा उन लोगों पे संकट तो है ही है। तो उनकी निश्चित रूप से जो मदद हो सकती है, उनको गैस दी जाए, उनको आवास दिया जाए, उनको वहां रहने के लिए प्रेरित किया जाए, उस क्षेत्र में स्कूल बनाए जाए, तो वो लोग निश्चित रूप से सीमा पर रहेंगे। यही वाइब्रेंट विलेज का उद्देश्य भी है। ठीक है, पेनुडी जी शॉर्ट में अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं सचिन जी पे जाऊंगी। देखिए, मैं यही कह रहा था कि सचिन जी ने कहा कि हमने कोविड के टीके फ्री दिए, नो डाउट दिए उन्होंने, लेकिन तब तेल और गैस और पेट्रोल के दाम क्या थे?
क्योंकि आपने एक तरफ से लिया है तब आप दूसरा दे पाए हैं। और जो ये योजनाएं हैं, ये योजनाएं उसी गति से चल रही हैं जिस गति से कांग्रेस के टाइम पे चला करती थी। चाहे इंदिरा आवास की बात हो, चाहे आपके जवाहर रोजगार की बात हो, चाहे मनरेगा की बात हो, कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीजें लाई। लेकिन बात है आज क्रेडिट लेने की, तो क्रेडिट लेने में कुछ नहीं है, दोनों पार्टियों ने बराबर का काम करा है। लेकिन बीजेपी के जो डेडलाइंस थी, बीजेपी की जो बातें थी, वो बहुत बड़ी बड़ी थी, उनके क्लेम्स बड़े थे। आयुष आदर्श ग्राम की बात हो, चाहे वो सांसद आदर्श ग्राम की बात हो, चाहे वो अब ये जो 4 विलेज की बात कर रहे हैं वो हो, चाहे आखिरी गांव को पहला करना हो, पहला गांव को आखिरी। अब पहला वहां हो गया तो आखिरी कहीं ना कहीं तो होगा, वो आखिरी कहां होगा वो भी बता दो। तो नियत अच्छी है, नियत नहीं कि ये नीति अच्छी है, परियोजना अच्छी है, लेकिन उसी नियत से ये काम किया जाए तो ये बेटर होगा। अदरवाइज ये भी आई गई हो जाएगी जैसी बाकी योजनाएं हैं। ठीक है सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर बात निकलकर सामने आई, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी सड़कें नहीं हैं, कई जगहों को चिन्हित किए जाने चाहिए थे जहां पर वाकई माइग्रेशन हो रहा है, वहां पर कुछ घोस्ट विलेजेस भी हैं जिन्हें शायद चिन्हित करके दोबारा से वहां पर रिहैबिलिटेशन का काम शुरू होना चाहिए था। तो क्या इसके तहत हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो गाँव भी चिन्हित होंगे या फिर सिर्फ यही सीमांत गाँव है जिन पर काम होगा? नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो है दिव्यदर्शनी जी, मैंने पहले भी कहा है, सरकार की नीति और नियत दोनों सही है ना। और सरकार चाहती भी है कि जो है दूर दराज के क्षेत्रों के गांवों का जो है विकास हो, उससे हमें दोहरा लाभ, एक तो पहाड़ से पलायन रुकेगा, दूसरा जो है हमारी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि ये तो अभी एक शुरुआत है, कहते हैं ना कि जब हम कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं तो पहले उसका एक पायलट प्रोजेक्ट देखते हैं कि उसमें आगे चल के जो है उसमें और क्या क्या हम जो है संशोधन कर सकते हैं, किस तरीके कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो है 4 गांव केवल ये शुरुआत है, और अभी जितने भी गांव सीमांत क्षेत्रों से लगते हुए होंगे, जहां हमें लगता है कि जो है सरकार को जो है इन गाँव में भी जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है और सुचारू ढंग से व्यवस्था बनानी चाहिए। निश्चित रूप से मैं आज आपको HNN चैनल की डिबेट पे बोलता हूं कि निश्चित रूप से जो है मुझे अपनी प्रदेश सरकार पे, केंद्र सरकार पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम निश्चित रूप से उन गांवों तक भी पहुंचे, उन गांवों को भी चिन्हित करेंगे, उन गांवों तक भी जो है हम ये सब व्यवस्थाएं पहुंचाने का काम करेंगे। और दूसरी एक बात और मैं कहता हूं, देखिए प्रधानमंत्री के वक्तव्य को हमें याद रखना चाहिए। पहली बार देश के प्रधानमंत्री कोई है वो आए, उन्होंने गांव में आकर बोला कि जब हम यहाँ पर आते हैं, जब एज ए टूरिस्ट हम यहाँ पर आते हैं, हम एज ए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो जो गांव का जो व्यक्ति है उस गांव से लगभग अपनी आय का जो आप खर्चा तय करके आते हैं उसका 5% यहाँ से आप परचेसिंग करें। किस लिए कहा? ताकि उस गाँव में रोजगार मिले, वहां पे लोगों को लगे कि यहाँ पर हम लोग बसे हुए हैं या हम लोग यहाँ पर हैं तो हमारी आय का कुछ साधन है। अब आप ये देखिए, जो ये हम लोग अभी आज चर्चा कर रहे हैं, जिसपे हम जो 2 आवाज देने की हम जिसमें बात कर रहे हैं, उसमें भी जो है सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हीं से जो वहां की जो हमारी आर्मी है, जो हमारी आर्मी फोर्स है, वो सब वहां से उनसे सब्जी, फल, दूध, मीट, मच्छी आदि जो है ये सब चीजें उनसे परचेस करे, ताकि जो है उनको आय के साधन मिलते रहे, आय बनती रहे उनके साथ। तो इसकी एक व्यवस्था पूरी बनाकर जो है सरकार इसको धरातल पे उतारने का काम कर रही है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और अभी वर्तमान में जो है 4 गांव है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है ये गांव की सीमा निश्चित रूप से जो है बढ़ने वाली है। बिल्कुल यश, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन जो सरकार ने काम किया है, अगर केंद्र प्रायोजित ये योजना है, इसके तहत कम से कम ब्यौरा तो मांगा जा रहा है जिलाधिकारियों से कि कहाँ जरूरत है उन गाँवों में जहाँ अभी तक अब जो है विकास नहीं पहुंचा है, पलायन रोकने की थोड़ी कोशिश तो हो रही है, क्या इसकी सराहना नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सराहना होगी, जरूर होगी, आप लोग मौका तो दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष को भी वो मौका मिले कि भाई हमें तारीफ करनी पड़े, पर एक काम तो करके दिखा दीजिए ना। और मैं कह रहा हूं कि भाई ये घर उजाड़ने वाली सरकार है, इसको आप घर बसाने की उम्मीद इन लोगों से मत कीजिए। और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरी जन्मभूमि जहां मैं बचपन में पला बड़ा, खेला कूदा, वो आज जमींदोज हो चुका है वो घर। और वो किस लिए? प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं, भाजपा का कोई भी एक कार्यकर्ता हो, नेता हो, बहुत चक्कर लगा है, शायद से उस वक्त पर इतने प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे बोलने के लिए, लेकिन एक व्यक्तिगत जो टीस मन में है वो निकल रही है बाहर। ये मत समझिए कि हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, विपक्ष ने भुगता है,
और मैंने भुगता है। मैंने, आप सोचिए कि किसी व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा हुआ, किसी की जन्मभूमि मिट्टी में मिल जाए, उस पर क्या बीतेगी। और आप ये बताइए ना, आप यहाँ वहां की बड़ा आप लगा रहे हैं, लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया। जितने मैंने गांव की आपको लिस्ट बताई, उसको तो आपने एकदम से इग्नोर कर दिया और आप आ गए भाई विपक्ष को घेरने। आप चले गए इंदिरा गांधी जी पर, आप चले गए 70 साल पहले। आप 2022 में ही हैं कि आपका कैलेंडर पुराना हो गया है? अच्छा, फिर से गिना दो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एक गांव का नाम बता दीजिए। पिथौरागढ़ के जुम्मा गांव का क्या हुआ? बिल पे तो अभी की बात है, 6 महीने पहले की। अरे यार, आप ये बताइए, राम सिंह खेड़ा के गांव में सड़क क्यों नहीं पहुंचे? एक विधायक की माता को जो है कंधे पर लेकर के जाना पड़ रहा है। मैं तो समझता हूं कि भाजपा को अपने मुंह पर काली पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे कि समझ आ जाए कि भैया ये लोग, इन लोगों से कुछ होने नहीं वाला है। और गांवों की लिस्ट, दिव्यदर्शनी, एक सवाल ये है कि गांव, इतने गांव के नाम गिनाए, एक गांव बता दीजिए। आपको याद भी है, मेरे पास तो आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पास है। अरे भैया, वाह वाह, फिर वहीं पर मैं आपको अभी से रोकूंगी, आप वहां पर मत जाइए। हम तो, आप हमारे पे पश्चिमी नाराज ठीक है, हम मान रहे हैं वो सड़क नहीं पहुंची होगी, लेकिन आप पहुंचाते, आपने क्या किया? डोईवाला विधानसभा का, खदरी खड़क माफ ऋषिकेश विधानसभा का, दौलतपुर कलियर विधानसभा, अच्छा, औरंगाबाद, आप मुझे रानीपुर, बताइए यश, गोवर्धनपुर, आपसे जुम्मा सवाल गांव। मेरा ये है कि जो 2 घर देने की बात की जा रही है, क्योंकि वहां पर बर्फबारी होती है, एक समय ऐसा होता है जो वहां पर रह नहीं सकते हैं, वो छोड़ के नीचे पलायन कर देते हैं। अगर वहां भी उन्हें घर मिलेगा जहां पर दोनों जगह वो आराम से रह सकते हैं, तो क्या इसमें अच्छी बात नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आप देके दिखाइए, लेकिन डर है ना मन में, क्योंकि जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार आज हर किसी को मिल रहे हैं, जिस तरह से काला धन आज लौट गया है, जिस तरह से बुलेट ट्रेन आज चल रही है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल आजकल इतना सस्ता हो गया, जिस तरह से सोने के दाम एकदम जमीन से भी अंदर घुस गए हैं, तो उनको देख करके कहीं ना कहीं मन भयभीत होता है कि कहीं इन सब चीजों की तरह उत्तराखंड का भविष्य भी तो यही नहीं होने वाला। अरे आप क्यों ना डरे भैया? अरे जहाँ एक तानाशाह सत्ता पर हो, जो खुद को राजा समझता हो, लोकतंत्र की हत्या करता हो, तो क्यों ना डरे? जनता के मन में डर है और आप लोग सिर्फ द्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं। अरे आप गाँव का नाम बताइए, कौन से गाँव का विकास किया? आपके महाराजा लक्ष्मी शाह ने और तमाम सांसदों ने कितने गाँव गोद लिए, क्या किया? और आपके क्या हुआ? पिथौरागढ़ में क्या हुआ? जनता देख रही है, चमोली में क्या नहीं, पूरे देश में देख रही है, मंडल में क्या हुआ, और पूरे गढ़वाल मंडल में क्या हुआ? अरे गांव का नाम बता दीजिए। आप ये बताइए, पिथौरागढ़ के जुम्मा गांव में क्या विकास किया? अरे सवाल क्या पूछ रहे हो? आप ये बताइए कि क्या हुआ? मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अरे आप एक गांव का नाम बता दीजिए, एक गांव का नाम बताने बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो रहा है, 24 करोड़ की लागत से केदारनाथ का काम शुरू हो रहा है। 2024-25 से 16,000 जो आरोप चल रहा है, अंडर सर्वे कर रहे हैं हम, पटरी आपके टाइम पे बिछ रही है, तो बधाई हो। अगर आप दोनों का हो गया हो तो हम आगे बढ़े, अगर आप दोनों का हो गया हो तो हम आगे बढ़े। 1 मिनट आप बताइए ना। मुझे ऐसा लगता है, समय दे दें तो आधा घंटे में मैं अपनी योजना, मुझे ऐसा लगता है पुरानी सरकारों को क्रिटिसाइज करने से, 1 मिनट, चल रहा है, अगर आप लोगों का हो गया तो मैं बोल लूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो, अगर आपने लड़ना बंद कर दिया हो। बात यह है कि पुरानी सरकारों से यह सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या ऐसा किया था कि जनता ने इस बार उन्हें नकार दिया और उसे बेहतर किया जा सके, और कम से कम थोड़ा मौका तो दिया करिए। अभी योजना शुरू ही हुई है, उसको क्रिटिसाइज करना कहां तक सके ये सही है? पिछली योजना कितनी इनकी सफल हो गई वो बता आप दीजिए, आप होपफुल रहिए उस बात को लेकर। डॉक्टर पेनुली सर, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सांसदों के जो गोद लिए हुए गांवों की बात आ रही थी, पहाड़ों की खास तौर पर अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा ही पलायन का है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर पलायन होता है तो पहाड़ के ही किसी क्षेत्र में उनको घर दिया जाएगा, इस पर क्या विचार हो के अच्छा काम नहीं हो सकता है? विचार हुआ तो काम भी होगा। देखिए दिव्या जी, ऐसा है कि मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि ये योजना सही है और इस योजना का क्रियान्वयन सही से होना चाहिए, लेकिन डाउट वहां आता है जब 45 गांव जो सांसदों ने गोद लिए हैं इन 9 सालों में, वो कहाँ है? 6 साल से जो सरकार प्रदेश में है, तो कितना इनके टाइम में, जो ये 5 साल में 28 गांव खाली हो गए हैं, जिनको सरकार ने जो है वो निर्जन गांव या गोस्ट विलेज घोषित करा है। तो कहाँ पलायन रुका? आपको कमी कहाँ लगती है? जो आप ये कह रहे हैं कि नीति पर सवाल नहीं है, नियत पे सवाल है, तो कहाँ कमी लगती है कि नियत पूरी नहीं हो पाती जो आपके अकॉर्डिंग? इसलिए नियत पे शक आता है कि बड़े जोर शोर से हम भी खुश हुए थे कि देहरादून स्मार्ट सिटी बनेगी, और 2017 से लेके और आज 22 में हम हैं, और वहां पे 50% डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन दिया है देहरादून में। केंद्र में मोदी, प्रदेश में धामी और गामा हमारे नगर निगम में। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये
कि 50% बजट चपट तो गया यहाँ का, काम कहीं नहीं हुआ। काम जो धरातल पे होना था अब वो होने की शुरुआत, गड्ढे 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 सारी जगह गड्ढे, उसके बाद योजना भी गई गड्ढे में। यहाँ पे शक होता है। 45 गांव है ना हमारे सांसदों ने जो गोद लिए हैं, 1-1 करोड़ भी अगर एक गांव पे लगता तो गांव की सूरत बदलती। हमारे पास 45 आइडियल विलेज होते। हम शक वहां पे आता है कि बीजेपी ने पहले अपने जो घोषणा पत्र था 2017 का, उसमें बोला था हम हेली एम्बुलेंस चलाएंगे, वो नहीं है। दूसरे घोषणा पत्र में बोला था कि हम जो है एविएशन सेक्टर में यहाँ पे काम करेंगे, नैनी सैनी, चिन्याली सौट, टीरी और श्रीनगर, और वहां पे हम गौचर में हम हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे लोगों को, क्योंकि यहाँ का दुर्गम है। ठीक है, लेकिन मैं भी सोचा, मैं भी खुश हुआ कि टीरी जाएगा तो मैं भी अपने गांव आराम से चल जाऊंगा। मेरा बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एमपी है हमारी टीरी की, उनका तो मैंने कहीं देखा ही नहीं एक गांव बता दें वो टीरी में जहां उन्होंने डेवलप करा। और गांव तो छोड़ो, उनके दर्शन, जो मेरा घनसाली, जो मेरा बेसिक होम टाउन है, वहां पे मैंने उनके दर्शन नहीं देखे। प्रतापनगर, घुट्टू, और यहाँ तो क्या ही पहुंची होंगी वो। तो इसलिए शक आता है। मैंने फिर भी वही बोला ना, मिडिवल इंडिया का एक एम्परर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आप उसको पढ़ोगे, सबसे विद्वान था वो, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, और उसने सही बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन एक का भी क्रियान्वयन नहीं कर पाया। वहां पे दिक्कत आती है कि क्या ये सरकार मोहम्मद बिन तुगलक वाली उस पे तो ना चल जाए। क्योंकि उत्तराखंड के लिए अगर आपने वो लास्ट विलेज को पहला बनाया है तो यूकेडी स्वागत करती है। हमारा भी वही उद्देश्य था, यूपी से उत्तराखंड को अलग लाने का। दूसरा, अगर वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, लास्ट व्यक्ति पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये भी हमारी सोच भी यही थी कि लास्ट व्यक्ति पे डेवलपमेंट हो, लास्ट जगह। लेकिन जब 3000 स्कूल बंद हो जाएंगे, जब 1700 गांव घोस्ट विलेज हो जाएंगे, पौड़ी जैसे संभ्रांत जिले की जो दशकीय वृद्धि है वो माइनस में चल जाएगी, अल्मोड़ा की माइनस में चल जाएगी, जो ब्रेन है उत्तराखंड के, अगर वहां से ये सारी चीजें आ रही हैं तो क्यों ना हम शक करें सरकार की अच्छा सचिन जी, कल से आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जनसंपर्क अभियान, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है। 1 महीने का ये कार्यक्रम है। उसमें आप लोगों का एजेंडा यही है कि आप जगह जगह जाके सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे। बात जहां तक सांसदों की रही, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है, ऐसे में काम बताने पड़ेंगे। गांव का सबसे बड़ा सवाल होता है सांसदों के गोद लिए गांव, उस पर क्या कहेंगे? एक जगह केंद्र जो है सीमांत गांवों का डेवलपमेंट कर रही है, दूसरे जगह ये पता नहीं है कि जो सांसदों ने गोद लिए हैं गांव, उनका क्या हाल है। देखिए, आज जो प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, और अगर आज से जो है लगभग हम 8-9 साल पहले इस प्रदेश की स्थिति में और गाँव में जाएं, तो मैं मतलब फिर वही बात आती है कि आप जो है आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं यूकेडी के मेरे प्रवक्ता साहब अभी कह रहे थे, बड़े आंकड़े की आप बात कर रहे थे कि आंकड़े रखने चाहिए, डिबेट अच्छी होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, 2-2 बार शहरी विकास मंत्रालय आपके यूकेडी के पास रहा है और स्वतंत्र प्रभार रहा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा आपका, आपने कितने विकास कार्य कहाँ के? आप गाँव की बात तो दूर की बात छोड़ दीजिए, आप देहरादून में कोई एक काम गिनवा दीजिए, दिवाकर जी का या प्रीतम सिंह जी का। मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैंने आपकी बात एक वार्ता हो रही है, इसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, कोई कार्य आज तक दूरबीन लगा के भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। आज वर्तमान में केंद्र सरकार की तरफ से जो है पूरे प्रदेश के अंदर, मैंने अभी बोला ना आपको कि मेरे पास इतने सारे योजनाएं और इतने सारे काम है जो चल रहे हैं, जो 75% से ज्यादा पूर्ण हो चुके हैं। प्रदेश की जनता भी देख रही है, गांववासी भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। वो लगातार जो है, मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो डिबेट का समय सारा मैं ही ले लूंगा और किसी पास समय नहीं बचेगा। दूसरा जो है, हम गाँव के विकास को किस तरीके से देखते हैं? खाली यही देखते हैं कि हम वहां पर जो है नाली बना देंगे या खड़ंजा बना देंगे, या फिर जो है हम वहां पर जो है बिल्कुल प्रॉपर सड़क पहुंचा देंगे तभी उस गांव का विकास। मूलभूत सुविधाएं देना ही वाइब्रेंट विलेज का मकसद है। मैं बताता हूं मकसद क्या है। मकसद ये है कि गांव तक सारी केंद्र सरकार की सुविधाएं पहुंचे। केंद्र से अगर 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गांव के दूर दराज के गांव पे बैठे उस आदमी तक पहुंचे। निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। मैंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों तक, जब सीमांत क्षेत्रों तक जो है सरकार गांव के दूर के सीमांत क्षेत्रों तक जो है सड़क पहुंचाने का कार्य करे, तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते कि हमने 100% कार्य पूरा कर दिया, हम ये नहीं कहते कि हमने 100 में 100 नंबर अपने दे दिए। निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं भी कुछ कमियां रही है, लेकिन हमारी नीति और नियत दोनों साफ है। और निश्चित रूप से जो है
मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 जो है उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड का नाम जो है एक हम भी यही अलग उम्मीद अक्षरों में करेंगे। लिखा जाएगा, आप शॉर्ट क्योंकि में, बिल्कुल। सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है उस पर जनता भी मोहर लगा रही है और सरकार का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे जाकर सरकार के कार्यों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ठीक है। यही जो है जनता जो वहां पे दूर दराज के हमारे गांव की बात कर रहे हैं, जो गांव की बात भी आ रही है, तो निश्चित रूप से जो है ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, लेकिन डॉक्टर बेनुली आप शॉर्ट में जवाब दीजिए जो आपसे सवाल किया गया। सचिन गुप्ता जी अभी माननीय दिवाकर भट्ट जी की बात कर रहे थे, राजस्व मंत्री रहे, उनके गांव वो शायद उन्हें दूरबीन से ढूंढने में नहीं मिले, शायद इन्हीं के साथ तो उस टाइम पे सरकार थी, भाजपा के साथ ही बिल्कुल हमारे थी। साथ थे। भू कानून कौन लाया था? राजस्व मंत्री खंडूरी जी लेकर आए थे। राजस्व मंत्री खंडूरी कौन जी के था? प्रस्ताव पर आया राजस्व था। खंडूरी जी के प्रस्ताव पे नहीं आया था। दूसरा मैं बताता आप पढ़िए हूँ, ना, पटवारी आप पढ़िए रिफॉर्म, जाकर। पटवारी रिफॉर्म कब आया था? आप पटवारी रिफॉर्म कब आया था? अमीन अरे रिफॉर्म मैं- कब आया था? मैं- अटल खाद्यान्न अरे योजना मैं कब बोल आई रहा हूँ, थी? अटल- आप बताओ, आप मुझे आप बताओ, आप ये मुझे जो बताइए। मेन जो 2 रुपए नहीं, किलो आप गेहूं मुझे और 3 रुपए बताइए। किलो चावल की बात हुई है, वो निशंक जी किसने की लाया? योजना थी। आपके मंत्री, खाद्यान्न आपके मंत्री कौन था? निशंक जी मुख्यमंत्री थे। खाद्यान्न मंत्री कौन था? निशंक जी मुख्यमंत्री थे, खाद्यान्न मेरे मंत्री को कौन बहुत था? अच्छी तरह से याद है। खाद्यान्न मंत्री दिवाकर गांधी भट्ट जी पार्क थे। के अंदर जो है गांधी पार्क के बिल्कुल अंदर निश्चित दिवाकर रूप से भट्ट बने, जी थे। लेकिन उसके मेन दिवाकर बजट भट्ट का जी जो थे। प्रावधान है वो निशंक जी ने किया था। इसी तरीके से इन्होंने पंजाब में जो है अकाली दल को खाया, इसी तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को खाया। यही है, अपने सहयोगियों का काम नहीं गिनाती है भाजपा, अपने नाम पे गिनाती है। अरे जब राजस्व आपने- मंत्री ठीक है, जब नहीं फाइनल करेगा तो कमेंट मुख्यमंत्री ठीक है, कैसे निकाल करेगा? चर्चा आप का बताइए, समय खत्म, काम ठीक है। दिखाइए ना। चर्चा का समय खत्म हो गया सर। गांधी एक पार्क का काम पूरा आप मुझे गांधी बताइए। पार्क का शांत पूरा रहिए आप दोनों, चर्चा का गांधी समय पार्क का खत्म हो पूरा चुका है, फाइनल कमेंट। हरिद्वार में देखिए आप, हरिद्वार में काम देखिए शहरी विकास क्या काम विभाग किया का। आपने? ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ रही हूँ सर, मैं फाइनल कमेंट सारी की ओर जो बढ़ रही ये हूँ, ठीक है। फसाड वाली वो यस चीजें हैं, वो दादाजी, सारी फाइनल और कमेंट आप की शॉर्ट में। बताइए। ठीक है सर, चर्चा वो का सब समय आपके खत्म हो कोटे चुका है, में। चर्चा का वक्त मैंने पूरा हो अपने चुका कोटे की है। बात नहीं करी, ठीक है, सरकार बीजेपी की थी, मैंने चर्चा पहले भी का- यही बोला है। बिल्कुल, चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। अब फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। यश, आपसे शुरुआत करूंगी। शॉर्ट में फाइनल में बताइए कि किस तरीके से आप उम्मीद अब इसे पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और खासतौर पर इस नीति को कि 2 घर मिलेंगे। देखिए, इस नीति को तो जब धरातल पर ये उतरेगी और हम कुछ सोच समझ पाएंगे उसके बाद कि भाई जनता का क्या रिस्पॉन्स है, उसके बाद ही कुछ कहना सही रहेगा। और जिस तरह से मैंने सवाल पूछे, इतने सारे गांवों के नाम गिनाए, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें देहरादून राजधानी से इतर भी टिहरी, बाकी सब जगह, क्योंकि इसी वजह से इस अमृत काल में उत्तराखंड सब पिछड़ रहा है। बीच में गिनवाए मत वो मैंने कीजिए, बीच में वो मत कीजिए प्लीज। हाँ, क्योंकि देखिए इसी वजह से इस अमृत काल में जो है उत्तराखंड पिछड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ राजधानी में केंद्रित हो चुके हैं और राजधानी भी जगह जगह खुद ही पड़ी है। और मैं कह रहा हूं, इन्होंने अभी सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दूसरी पार्टी की ओर कि भाई आपने क्या किया। मैं क्या, और इतना हास्यास्पद जवाब आ रहा है कि आप आरटीआई डाल दीजिए। ये कोई जवाब नहीं होता है। अगर किसी सरकार का काम एक आरटीआई के माध्यम से जनता को लेना पड़े, इसका मतलब आपका काम धरातल पर नहीं है, सिर्फ वो कागजों में, फाइलों में बंद होकर रह गया है। और सत्ता के साथी हैं कांग्रेस आप, को वो अभी दिख गया यहाँ प्रवक्ता पर। भेजना अरे पड़ेगा। आप अपना ठीक देखिए, है, एक आरटीआई मिनट। के माध्यम अब से आप कांग्रेस को प्रश्न प्रवक्ता कर पर लेंगे। पत्र भेजे। तो ठीक है, फ्लोर पर अब आप बचकाने अपना बचकाने फाइनल प्रवक्ता ना कमेंट भेजे। करना। ढाने फाइनल आए कमेंट अपनी है। यूकेडी को, बचकाने जिसके पास बचकाने कुर्सी तक प्रवक्ता नहीं ना रही है, भेजे। ठीक है, जिसके फाइनल पास कमेंट का टाइम है। कुर्सी, जिसके बचकाने पास प्रवक्ता कुर्सी ना नहीं भेजे। रही। अरे फाइनल तो तुम कमेंट, उधर एक मिनट। अधेड़ उम्र के हो बचकाने- क्या? बचकाने अरे तुम अधेड़ उम्र के हो प्लीज क्या? अपनी- तुम अधेड़ उम्र के हो बचकाने क्या? प्रवक्ता इतनी कांग्रेस उम्र हो बिल्कुल ना गई, भेजे। इतनी इससे उम्र हो कांग्रेस गई, की इतने बात बुढ़ा गए हो, मुझे लेकिन बिल्कुल- क्या यस, किया? ऐसी मुझे नहीं क्या होता कि कह रहे हैं कि कांग्रेस आरटीआई के माध्यम थोड़ा सा- से थोड़ा सा वर्कशॉप जो अपना गोबर लहजा परोसा ठीक जा रहा है रखिए, भारतीय प्लीज। जनता पार्टी के माध्यम से, थोड़ा मुझे सा लगता लहजे है में आप भी रह के वही बात सेवन कीजिए। कर करके आते हैं यहाँ पर इस और वो तरीके की वो- डिबेट नहीं वो होगी। भारतीय लहजे जनता में, पार्टी के लहजे लोगों में, को लहजे में। लैंग्वेज देखो, बस, ये बस। स्तर है। लहजे- आप देखिए, लहजे में रहकर बात करिए भैया, आप, प्लीज। सुन ये बात लीजिए, करने आप का लहजे- स्तर है। WhatsApp एक आप मिनट, देखिए एक मिनट, स्टूडेंट आप हैं, दोनों को और शांत क्या करूंगी। कहेंगे? ये लहजा आपको अगर नहीं किसी है। पार्टी के देखिए, प्रवक्ता को देखिए, अपमानित इस नहीं डिबेट करना में है, एक मिनट, तो हमको भी देखिए, अपनी एक बात मिनट, रखनी आप दोनों- कांग्रेस का एक अगर मिनट। मुझे सुन अरे रहा हो तो आप मुझे लोग- कांग्रेस एक का अरे वो है कुर्सी कि तक आप तो बची दोनों नहीं को आपके शांत करिए, पास। एक मिनट। चुनाव चिन्ह तो रहा बस नहीं, बस और चले हैं आप भाई सभी चुनावों से की मेरा बात अनुरोध करने। है कि इस डिबेट में कम से कम लहजे में रहकर बात करें तो ठीक है। अपनी वाणी को कम से कम संयम में रखिए। क्या शब्दों का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, कम से कम वो चयनित करके रखिए प्लीज। फाइनल कमेंट का वक्त है। हरीश मैखूरी जी आपके पास आऊंगी शॉर्ट में। फाइनल कमेंट्स में जा रहा है सर। हरीश मैखूरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ। जी जी सर। हेलो। जी सर, बताइए। हाँ, फाइनल कमेंट यही है कि अभी योजना का आरंभ है, अभी से इसका विरोध उचित नहीं है। पहले योजना आने दो, कोई खामी होगी तो उसको बाद में ठीक किया जाएगा। योजना का उद्देश्य अच्छा है, परिणति भी अच्छी होगी, लेकिन पहाड़ के हर गांव में सड़क भेजने की सरकार की योजना हो और राजधानी देहरादून से उठा के गैरसैंण बैठे तो ज्यादा उचित रहेगा। बिल्कुल। पेनुली जी, फाइनल कमेंट से शॉर्ट में। देखिए, योजना अच्छी है, योजना का यूकेडी समर्थन करती है, लेकिन अगर ये धरातल पे उतरेगी तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज ये बस ढाके तीन पात वाली बात है। जैसी पुरानी
योजनाएं खत्म हुई, वैसी ये ना हो, इसकी मैं उम्मीद बीजेपी से करता हूँ।
सचिन जी, क्या आप सभी को ये सुझाव देंगे या आश्वासन देंगे कि किस तरीके से काम होगा और जो सवाल आप पे उठाए जा रहे हैं उन पर कैसे काम किया जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कांग्रेस की बात कांग्रेस पे रखूंगा कि अगर आपने कुछ किया होता तो आज देश जो है कांग्रेस मुक्त ना हो रहा होता। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके साथ चल रही है तो निश्चित रूप से जनता को अपनी भारतीय जनता पार्टी पे, नरेंद्र मोदी जी पे, पुष्कर सिंह धामी जी पे पूरा विश्वास है। उनको यकीन है कि जो भी प्रदेश सरकार योजना लेकर आएगी उसको धरातल पे उतारने का कार्य जो पूर्ण रूप से किया जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे प्रदेशवासियों को कि आपने सदैव भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है और आगे भी आपका विश्वास बना रहे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जो है आपके लिए कार्य करता रहेगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से वाइब्रेंट विलेज के तहत जो कार्य किया जा रहा है और खासतौर पर 4 गांव जिन्हें चिन्हित किया गया है, वहां पर जो सीजनल माइग्रेशन हो रहा है उसके हिसाब से अब 2 घर देने का प्रावधान यहां पर किया जाएगा। तमाम डीएम से ये रिपोर्ट मांगी गई है। उम्मीद यही है कि डीएम्स इस वक्त अपना सही समय पर जो है रिपोर्ट पेश कर दे और इसका जो लाभ सरकार मुहैया कराने जा रही है लोगों को, वो सही समय पर उन्हें मिल सके और वाकई इस जो वाइब्रेंट विलेज का जो पूरा प्रोग्राम है, जिसका मकसद है, वो पूरा हो सके, लोगों को इसका लाभ मिल सके। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही।